जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आजकल आप जब भी किसी से मिल रहे होते हैं, चाहे वो यंगस्टर हों या फिर आप किसी बुजुर्ग से मिलें, उनसे तो चले अगर बुजुर्ग से मिलते हैं तो अगर ये शिकायत करें कि भाई हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है या हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है या हमसे उठा बैठा नहीं जा रहा, तो एक अलग बात है। लेकिन जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों में गैप आ जाना और कमर और रीढ़ की हड्डी जिस तरह मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें मोरों का दर्द, ये सिर्फ हमारे बड़ों की अब प्रॉब्लम नहीं रही है, हमारे यंगस्टर्स भी इसकी कंप्लेन करते रहते हैं और उनको ये मसला पेश आ रहा है। क्या वजह है, क्यों ये बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? उससे ही बढ़कर जब भी बात कर रहे होते हैं कि कोई भी बीमारी की जड़ पकड़ने की बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि फैटी लीवर जो है ना, अगर आपका हो गया है तो उसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जो ऐसी बीमारियां हैं जो फैटी लीवर की वजह से खामोशी से तेज़ी से फैल रही हैं, उनका इलाज किस तरह मुमकिन है? क्या ये इलाज सिर्फ एलोपैथिक में या फिर हम ये कुदरती तौर पर जड़ी बूटियां हैं उनसे भी इलाज कर सकते हैं और इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है? और काफ़ी कोशिश ये करते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो तो कहते हैं हम क्यों ना इसका इलाज जो है वो ढूंढें दवाखाना पे जाके, ख़ासतौर से ऐसे यूनानी दवाखाने जहाँ पे ये इलाज मुमकिन है, क्योंकि उनका ट्रस्ट उसके ऊपर होता है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मारूफ हकीम साहब मौजूद हैं, उनका पहले मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान हाशमी साहब, पैगाम शफा दवाखाना के सरपरस्त आला हैं। इनसे मिलते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हकीम साहब? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी बातें थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कौन सी किसकी नब्ज पकड़ूँ ना मैं, क्योंकि एक हकीम जो है वो नब्ज देख के बताता है। आप ये बताइए, ये घुटनों में गैप आ जाने का मतलब क्या होता है और उससे क्या हर मरीज को जो है सर्जरी की ज़रूरत होती है या वैसे भी इलाज हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके ऊपर तो काफ़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बड़ा शॉर्ट है, उसमें हम मुख्तसर बात करके आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो देखी जाती है कि जो जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप, देखिए घुटनों में जो दर्द है वो तो आपकी बॉडी आपको नोटिफिकेशन देगी कि आपको सिम्टम्स महसूस होंगे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है। आयुर्वेदिक ये कहता है कि जब आपकी 40 साल के बाद आपका जब ब्लड बनना कमज़ोर हो जाता है, उसके मुताबिक आप जब दवाइयाँ कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, ये उस हिसाब से वो आपकी सर्कुलेशन नहीं कर पाती जिगर से, जो आपकी जिस्म के अंदर ब्लड को सर्कुलेशन करके और जिस्म के अंदर ताकत पैदा करे। एक तो ये चीज़ हमें समझ लेनी है कि घुटनों में गैप नहीं होता, बल्कि घुटनों में गैप कम हो जाता है। ओके, ठीक है। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप कम हो जाना, इसकी वजूहत ये है कि जो कार्टिलेज होता है, इसको डॉक्टरी ज़बान में कार्टिलेज कहते हैं और हमारी उर्दू ज़बान में इसको कहते हैं कि गूदे की जो तय होती है, आपस में जो हड्डियाँ होती हैं जब वो टकराने लग जाती हैं, 30 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी किसी को कोई लग गई, कोई चोट लगी है, कोई और प्रॉब्लम थी, तो उनकी जो ग़िज़ा होती है बड़ी नाक़िस होती हैं, खाने पीने में बड़ा एहतियात नहीं कर पाते। जो हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो गया कि मैं नहीं समझता कि ऑडियंस हमारी जितनी भी सुन रही है, तो हकीम साहब कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाएं ऐसे मौके पर? ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जैसे बहुत अच्छे किस्म का, अगर आपको कहीं से भी मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, तो उसके अंदर रोज़ाना आप 2 चम्मच स्पगोल और 2 चम्मच उसके अंदर बादाम अगर पिसे हुए हों तो ये मिक्स करके उसको पिएँ तो आपके कार्टिलेज में भी फ़ायदा होगा और घुटनों में दर्द में भी इंतहाई मुफीद फ़ायदा होगा। अब ये घुटनों के अंदर स्पेस कम क्यों होता है? ये आपस में हड्डियाँ टकरा जाती है। होता ये है कि कुछ दिन आप जब दर्द को नज़रअंदाज करते रहते हैं और वक्ती तौर पे मेडिसिन खाते रहते हैं आप, तो वो पेन दब जाता है। लेकिन जब कुछ वक्त बाद वो पेन दब के इतना ज़्यादा वो मुतासर हो जाता है घुटना, फिर वो कुछ टाइम बाद इतना हाईलाइट होता है कि वो आपकी दवाइयों से और आपकी मेडिसिन से वो कंट्रोल नहीं आ पाता। जिस तरह अभी आपने बताया कि मिल्क में ऐड करें आप बादाम और आपने एक चीज़ और बताया, इसबगोल का छिलका जो होता है, जी बिल्कुल, उसको ऐड करें तो इससे फ़र्क पड़ सकता है। मुझे ये बताइए हकीम साहब, कुदरती जो जड़ी बूटियाँ हैं उससे जोड़ों के दर्द का इलाज किस हद तक मुमकिन है? देखिए, एक चीज़ को आपको समझना होगा, आयुर्वेदिक अभी से नहीं चलता आ रहा है। आयुर्वेदिक और मैंने अभी यही जिक्र किया था कि हमारे बुजुर्ग तो यकीन ही इस पे रखते हैं। इसको आप 2000 साल पहले भी कह सकते हैं, 15 साल पहले भी कह सकते हैं। जब कोई इलाज नहीं था तब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हुकूमा गुजरे हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक से और हिकमत यूनानी से ही इसको मेडिसिन को, दवाइयों को ईजाद किया है और हर दवा की इन्होंने ईजाद की है। तो आयुर्वेदिक के अंदर आपको सुरंजान शीरी, कमरकस और सफ़ेद मूसली इंडियन, इन 3 चीज़ों का आप पाउडर बना लें और ये सुबह शाम आधा चम्मच खाएं दूध के साथ। अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें ऐड कर लें आप शहद, तो इंशाल्लाह ताला आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और खिंचाव, कमजोरी तमाम। मिकदार कितनी लेनी है? कौन सा टीस्पून? एक टीस्पून लेना है, लेकिन हाफ लेना है, हाफ टीस्पून लेना है। टीस्पून तीनों चीजें लेनी है, तीनों चीज़ों का लेना है। सुरंजान शेरी और क्या बताया आपने? सुरंजान शेरी, कमरकस और सफ़ेद मूसली, इन 3 चीज़ों का आपको पाउडर बना लेना है और पाउडर बना के एक डब्बी में रख देना है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम, ये 2 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ पानी के साथ, सादे पानी से। अगर एक टाइम दूध से लेते हैं
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं हम दूध पीते हैं तो हमारा वेट बढ़ रहा है तेज़ी से, तो एक टाइम दूध से ले लें और एक टाइम पानी से लें, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। ठीक है, ये आपने बताया हमें, ये कमर के दर्द और रीढ़ की हड्डी इसके लिए बताया। अच्छा, फैटी लीवर क्या है ये भी बताइएगा। फैटी लीवर कहते हैं लोग कि भाई फैटी लीवर हो गया जिसकी वजह से खाना भी हजम नहीं हो रहा, आपके मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो अटैक कर रही हैं, तो इसका हल क्या है तिब में, खासतौर से आयुर्वेदिक जो आप बता रहे हैं इसमें? आयुर्वेदिक ये कहती है कि फैटी लीवर जो कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, और वो सिम्टम्स है जब आप कोई भी ऐसी अद्वियात और ऐसी लाइफस्टाइल को, आप रात को 11 बजे खाना खाया और 12 बजे आप लेट गए, जब तक आप वॉक नहीं करेंगे, वर्किंग में नहीं रहेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, स्टमक आपका इतना मुतासर हो जाएगा, जो कुछ खाएंगे आप वो एसिड पैदा करेगा, कुछ टाइम बाद वो तेज़ाबियत बनने लगी, तेज़ाबियत के बाद जो है वो आपके फासिद मादे अखराज नहीं होंगे, और उसके बाद फिर जो है वो फैटी लीवर में तब्दील हो जाएगा। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल इस हद तक बढ़ जाता है कि आपकी खून की रवानगी और सर्कुलेशन जो है वो इंतहाई मुतासर हो जाती है, और उसी वजह से जब आप रिपोर्ट कराते हैं तो वो फैट आ जाता है। इसका भी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप कहते हैं तो उसको भी बताइए, बिल्कुल बताइए। आपको करना ही है कि आधा कप पानी ले लेना है और आधा लेमन उसके अंदर निचोड़ लेना है बिल्कुल को अच्छी तरीके से, और एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का ऑयल जी 1 चम्मच वो ऐड कर देना है, और 1 चम्मच सेब का सिरका। 1 महीने तक इसको पिएं और 1 महीने के बाद रिपोर्ट करा लें। इंशाल्लाह ताला फैटी लीवर किसी भी लेवल पे हो, इंशाल्लाह बहुत हद तक रिकवर हुआ। हकीम साहब, आपने जो रेमेडी बताई है ना, मुझे किसी ने बताई थी ये स्टोन्स के लिए भी ना, कि ये आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, आपने ये ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेना है, एंड तीसरी चीज़ ये लेमन ही थी। दोनों को आपने 2-2 टेबल स्पून लेके इसी तरह से एक शॉट बना के पीना, तो ये सही है? बिल्कुल। ये इसको अगर आपने स्टोन के लिए लेना है तो कितने अरसे लेना है? स्टोन के लिए भी ले सकते हैं, और फैट जो फासिद मादे, देखिए स्टोन भी एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, कभी भी हमारे खाने में कोई भी चीज़ आती है तो हमें किरकिराहट लगती है ना, तो हम उसको निकाल देते हैं, वो अंदर नहीं जाती। असल में होता ये है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे पित्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसमें कतरे गिरते हैं और मैदे को वर्क करते हैं, उसका फासिद और मादा जब जम के और अंदर जाके वो जम जाता है तो वो पतरी की ज़रात को इख्तियार करता है, तो उसके लिए भी ये वर्क करेगा। ये है वही सौदा जिसे कहते हैं बलगम। जम जाता है तो बलगमी रतूबत जमने की वजह से ये फैट बनता है, और उसी वजह से पथरी के ज़रात होते हैं, दोनों में काम करेगा। हकीम साहब, बहुत अच्छी आपने चीज़ें बताई हैं। मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जो हमारे जिगर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि आपका मिजाज क्या है, गर्म है, खुश्क है। अगर आपका नॉर्मल मिजाज है, आपको गर्म चीज़ खाते हैं तभी हज़म हो जाती है और ठंडी चीज़ें खाते हैं तभी हज़म, तो जिगर के लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ कारआमद साबित हुई है वो आपका जंक फूड और फास्ट फूड। इससे आपको बचना है। होता ये है कि हम लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं, बिल्कुल 5 बजे 6 बजे ऑफिस टाइम में जो बेचारे लोग जॉब पे हैं, काम पे हैं, वो थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं कुछ खा पी के, रात को इतना खाना खाते हैं, चाहे वो जंक फूड हो, दोस्त यारों में हो, कहीं भी हो, ज़्यादा खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, ऊपर चाय पीते हैं, तो वो उनका लाइफस्टाइल बड़ा ख़राब हो जाता है। चाय को बार बार पीना, दिन में 1 से 2 दफ़ा चाय इस्तेमाल करें, ब्लैक कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करके वॉक करना अपना मामूल बना लें। मैं समझता हूँ फैटी लीवर, स्टमक रिलीफ, तेज़ाबियत और इसकी वजह से जो दीगर मसाइल बनते हैं वो इंशाल्लाह उन पर कवरिंग है। साहब, आपका भी ज़ाहिर बात है फोकस यही है कि जो भी आपके पास पेशेंट भी आते होंगे और अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका फोकस यही है कि आप जब भी खाना खाएं आप वॉक ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है वॉक का। तो क्या यही हल हो सकता है कि आपने अगर अभी खाना खाया है तो उसके बाद आप 15 मिनट वॉक कर लें, जो भी जिस वक्त भी खाना खाएं उसके बाद 10 मिनट वॉक कर लें, दिन में अगर आप 2-3 दफ़ा इस तरह आप 10-15 मिनट कर लें वही काफ़ी है, या फिर 45 मिनट जो कहा जाता है उस तरह वॉक करना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको एक मिसाल ही दूँगा कि हमारे पास लोगों के पास बेचारों पर टाइम बहुत कम है ना, तो पहले दिन से जो है वो अपनी एक आदत बना लें कि हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 मिनट करनी है और वॉक। अगर 5 मिनट की आदत आपकी लग गई तो मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद उसको आप 7 मिनट पे ले जाएं, और दूसरे हफ्ते के बाद आप उसको 10 मिनट पे ले जाएं, बढ़ाते रहें। जितना उसको आप स्टेमिना आपका बनता रहेगा और आपको बढ़ाते रहेंगे, आप थकेंगे भी नहीं। और उसके बाद जो है आप 1 घंटे तक पानी उसके ऊपर नहीं पीना है। बहुत से लोग होते हैं वॉक करके आए पूरे पसीने में हो रहे हैं, पानी की तो बोतल साथ लेके जाते हैं, बस ये करते हैं, ये गलत करते हैं। अब अंदर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, ब्लड की खून का दौरान जो है वो बहुत तेज़ होता जा रहा है, हार्ट अपने काबू से बाहर होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। उस वक्त आप थोड़ा सा चलते हैं और फ़ौरन आप पानी पीते हैं, तो ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक जगह ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ रही है, दूसरी जगह आप आग लगते हुए पानी डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो गलत ही है, बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना। लेकिन मौसम है बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मियों का, और गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा मैदे की में तेज़ाबियत, स्टमक की प्रॉब्लम भी अक्सर रहता है।
ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन करते हैं, उनको यही मसला आता है। तो इसका कोई हल आपके हिकमत में कोई ऐसा रेमेडी हमें बताएं जो अगर हम डेली बेसिस पे करें तो हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते मैं आपको यहाँ के नहीं, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जो आज से पूरे पाकिस्तान में किसी ने और नहीं अवेलेबल हैं ये हर जगह। अवेलेबल भी हैं और उसके अलावा किसी ने इतनी वजाहत के साथ बताई भी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ले लेनी है 25 ग्राम धनिया, सूखा धनिया। ठीक है, 50 ग्राम ले लेनी है आपको मलेठी और 25 ग्राम ले लेने हैं आपको इसके अंदर पुदीना। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप मिला के अच्छी तरीके से इसको पीस लें और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाने से पहले, दोपहर के बाद नहीं। लेकिन सर मिंट जो है पुदीना ये आपने फ्रेश लेना है या आप ड्राई करके रखें? क्योंकि आप बाकी चीज़ें तो ड्राई होंगी ना ये। वो ड्राई होगा तो तभी वो पिसेगा, नहीं तो ग्राइंडर में वो चिपक जाएगा जी। अगर वो ड्राई होगा तो वो अच्छी तरीके पाउडर बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में बन जाए। दिन में 3 बार, अगर आपका स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब है, गैस बन रहा है, तेजाबियत हो रही है, सीने में जलन हो रही है, बहुत सारे मसाइल ऐसे हो जाते हैं, फिर पाइल्स की तरफ चले जाते हैं। मैदा ऐसी चीज़ है अगर एसिड कुछ दिन बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह 2-4 खुराक में बेहतरी नजर आ जाएगी। सही। अभी आप कुछ और आपने इसका तो मुझे कहा था कि ब्रेक से पहले कि ये आप ज़रूर बताएंगे। और ऐसा कुछ समर में आप समझते हैं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या मसले लेके आते हैं जो हमें आप बता के जा सकें कि ये चीज़ ज़रूर करें, गर्मियों के मौसम में ख्याल करें? गर्मी के मौसम के अंदर ख्याल भी बताते हैं और आपको जो इस्तेमाल ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर करना है। जब आपका बीपी लो होता है तो फ़ौरन आप कैल्शियम पीते हैं, जब आपका बीपी लो होता है तो फौरी आप ऐसे अद्वियात, ऐसे चीज़ें पीते हैं जिसके अंदर पहले ही शुगर मिक्स हो, और शुगर जिस चीज़ में मिक्स हो वो आपके वेट को, कोलेस्ट्रॉल को, फैट को, तमाम चीज़ों को नुकसान देती है। आज वो रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आप अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सेहतियाब रखना चाहते हैं तो जल्दी से रेसिपी को आप नोट करें। सबसे पहले लेना है आपको पुराना गुड़ लेना है, तुख्म लंगा लेना है, इसबगोल लेना है और आलू बुखारा लेना है। ये 4 चीज़ों का आपको शरबत टाइप का बना लेना है और इसको आप सुबह बनाएं तकरीबन 12-1 बजे और दिन में इसको पीना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा लगेगा कि मैदे के अंदर आपके एयर कूलर लग गया है, ठंडा हो गया है, तेजाबियत खत्म हो गई है। 4 चीज़ें बताई, इनकी मिकदार कितनी होगी? बस ये 2 कटारे मिसाल के तौर पे आपने आलू बुखारे ले लिए, थोड़े से गिलास जो आपने बनाया, 1 गिलास बनाया, रात को आप इसमें बना के रख दें, भिगो दें। उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है वो आलू बुखारा डाल दें और थोड़ा सा इसके अंदर आप जो है वो जो चीज़ें आपको थोड़ा सा करके रख दें, रात को रख दें, नहीं तो सुबह 10-11 बजे टाइप रख दें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं समझ रहा हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स आप रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। एक आलू बुखारा लेना था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया तुख्म लंगा, चौथा मैंने आपको बताया गुड़, और एक चीज़ मेरे ख्याल अगर इसके अंदर आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं अगर शुगर नहीं है। शुगर नहीं है तो शुगर नहीं है तो, नहीं तो ये 3-4 चीज़ें जो है इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बहुत बेहतर हो जाता है। और किसी का अगर स्टमक का मसला बहुत ज़्यादा पुराना है और स्टमक रिलीज नहीं हो पा रहा है, जो राइजिक तेजाबियत ऐसे, वो इसके अंदर छोटी इलायची पीस के वो भी ऊपर से इसमें डाल सकते हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाना है। तो इसकी तासीर जो है ठंडी होती है? बिल्कुल ठंडी होती है। तेजाबियत, एसिड, जिगर पे गरमाइश, फैट और जो भी कुछ खा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि गैस बन के वापस ऊपर आ रहा है। किसी लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मैदा बहुत मुतासर हो जाता है, कुछ ना खाते हुए भी उनको गैस होता है, ये उसके लिए भी काम करेगी इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, एक कंप्लेन और भी लोग करते हैं जो सबसे ज़्यादा मसला एक और आता है कि पसीने आते हैं, इसकी वजह से स्किन जो है उस पर रैशेस पड़ना शुरू होते हैं। गर्मी दाने तो एक अलग चीज़ है, लेकिन रैशेस पड़ते हैं और स्किन पे हर वक्त जलन महसूस होती है पसीना जब गिर रहा होता है आपके। तो इससे बच तो नहीं सकते ना कि पसीना तो आप रोक ही नहीं सकते। तो अगर इस तरह पसीने आपको आ रहे हैं तो पसीनों में कमी लाई जा सकती है? कोई ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करें, आपकी हिकमत में कोई रेमेडी आप बताएं हमें। बिल्कुल इसके अंदर कमी आ सकती है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको 2 अर्क लेने हैं, एक गुलाब का अर्क और एक बादियान का अर्क। मतलब बादियान का अर्क जो है वो हमारी ज़बान में कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में उसको सौंफ का अर्क कहते हैं। ओके, अर्क के बादियान यानी सौंफ का अर्क और एक गुलाब का अर्क लेना। कितनी मिकदार लेनी है? दोनों को आधा कप बना के और दिन में 2 से 3 बार आधा कप पिएँ, आधा कप वो और आधा कप, 1 कप बन जाएगा सुबह दोपहर। और अगर ज़्यादा पसीने हैं तो 3 टाइम लें, नहीं तो फिलहाल 2 टाइम से स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला मैं समझ रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर पसीने में भी कवरिंग आएगी और जिस्म के अंदर एक हरारत भी महसूस होगी, थकावट भी कम होगी, बहुत सारी चीज़ों में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और जिगर पे भी फ़ायदा होगा। हकीम साहब, ये घर में भी हम बना सकते हैं यानी अर्क के गुलाब जो है, अर्क के बादियान, या फिर ये हम ये जो बॉटल्स में मिलता है आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। घर में हम लोग बनाने के लिए आपने देखा होगा आजकल लोग कहते हैं नीम का हमने अर्क निकाला। कैसे निकाला? बोला हमने नीम के पत्ते लिए और उसको पका लिया। जी, मैं आपसे यही पूछ रही थी, गुलाब का अर्क के लिए भी क्या इस तरह ही होता है? गुलाब का एक अर्क मतलब इसकी एक छोटी सी एक फैक्ट्री होती है पूरी, और उसके अंदर गुलाब डल जाते हैं और फिर डलने के बाद वो असली गुलाब का तरीक़ेकार ये कि एक एक कतरा करके वो एक बोतल भरती है, तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर एक बोतल भरती है। तो वो घर में मेरा ख्याल ये लोग निकालना इनके लिए मुश्किल होगा,
तो आप भी अगर किसी भी कंपनी का आसानी से बआसानी मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल कराइए, इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। हकीम साहब, अभी आपसे इतनी सारी मैंने चीज़ें पूछी हैं, सब चीज़ का एक हल और भी आपने बता के जाना है कि देखिए आपको लोग देख रहे हैं इस वक्त, वो आपसे जानना चाहेंगे, ख़ास तौर से मर्द और हजरात हो गए या फिर ख़वातीन हो गई, सभी चाहते हैं कि वो चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, स्किन उनकी ग्लोइंग हो, फ्रेश लुक नज़र आए। और गर्मी में तो बहुत बुझे बुझे से चेहरे नज़र आते हैं, तो कोई ताज़गी के लिए चेहरे की कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं रेमेडी जो हम घर पर करें देसी तरीके से? बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया आपने। इसके लिए आप बहुत ही आसान, हुस्न यूसुफ एक जड़ी बूटी है, हुस्न यूसुफ जी, उसको आप अच्छी तरीके से पीस के और रोज़ वाटर में गुलाब के रख में मिला के रोज़ाना रात को थोड़ी देर के लिए लगाएं, 10 मिनट के लिए रात को लगाएं इसको लैप की तरह, और 10 मिनट तक उसको फेस के ऊपर लगे रहने दें। 10 मिनट के बाद उसको आप उतार दें, इंशाल्लाह ताला फेस के ऊपर चमकदार हो जाएगा और उसके अंदर ड्राइनेस आ रही है तो वो भी रिकवरी होगी। अगर ऑयली स्किन है तो भी कवर होगा। वो उसको फिर नॉर्मल वाटर से आप नॉर्मल वाटर से साफ कर लें और उसके बाद थोड़ा सा उस पर रोज़ वाटर मार के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर खुद में खुद वो खुश्क हो जाएगा। लेना कितना है? बस हुस्न यूसुफ थोड़ा सा मास्क बनाना है उसका, एक मास्क बनाना है, थोड़ा सा वो किसी प्याली में डाला, 1-2 ढक्कन आपने जो है ना वो रोज़ वाटर डाला, उसको मिक्स किया और वो लगा लिया, उससे बेइंतहा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। हकीम साहब, आपकी क्लिनिक का बताएं, वो कहाँ है, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपके पास आना हो, दिखाना हो किसी ने? जी, हमारे क्लिनिक जो है वो सबसे पहले तो पापोश में है, नाज़िमाबाद में, और रश बहुत ज़्यादा होता है तो हफ्ता और इतवार वहाँ पर बैठते हैं, पीर के दिन मलीर में बैठते हैं, काला बोर्ड टंकी पे लाल मस्जिद के सामने, मंगल वाले दिन डिफेंस अख्तर कॉलोनी की तरफ बैठते हैं, जुमेरात वाले दिन कोरंगी नंबर 5 बैठते हैं, और मैं खुद जो है वो हेड ऑफिस में होता हूँ, जो हमारा सबसे बड़ी ब्रांच है जो बंगला नंबर D8 है, समामा शॉपिंग मॉल, उसके साथ आएंगे तो मुस्तफ़ा मस्जिद के बिल्कुल सामने D8 बंगला नंबर है, वहाँ पीर और मंगल सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक होते हैं। इंशाल्लाह जो भी आना चाहे तो मुलाकात हो जाती है। थैंक यू हकीम साहब, जब मेरे प्रोग्राम में आप आए और आपने इतनी अच्छी रेमेडीज़ हमें बताई हो, मेरे ख्याल से अगर इन पे अमल करने लगे तो हमारी मुश्किलात जो इतनी हो रही है ना वो सबकी हल हो जाए। ख़ास तौर से जो आपने ये मशवरा दिया ना कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, और लाइफ स्टाइल में क्या है कि अपनी सेहत का आपने खुद ख्याल रखना है, और खाना खाने के बाद कभी भी सोने की कोशिश ना करें, वरना फिर ये तमाम मसाइल होते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, और आप कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।